नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आज बात उस शख्स की करेंगे जिसे कभी कोई खोना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, वक्त का तकाजा है, सब कुछ मंजूर है। आज हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का निधन हो गया है। बुधवार को दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई में कई बार वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसके लिए अब आज बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग ने अंतिम सांस ली है। दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड और देश में शोक की लहर है। कई दिग्गज उन्हें नमन भी कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। अस्पताल के डॉक्टर पारकर, जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने दिलीप कुमार के निधन की पुष्टि की है। दिलीप कुमार की पिछले 1 महीने से 2 बार अस्पताल में तबीयत खराब होने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। 5 जुलाई को ही दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया गया था। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानू ने बयान में कहा था कि दिलीप कुमार की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। वो अभी भी अस्पताल में हैं, आप उन्हें अपनी दुआओं में रखें। लेकिन इस हेल्थ अपडेट के 2 ही दिन बाद दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं पीएम मोदी और राहुल गांधी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। आखिर किसने ये बात सोची थी कि 2 दिन पहले जब उनकी हालात में सुधार हो रहे थे, तो 2 दिन बाद ये हालात सामने आएंगे, ये खबर सामने आएगी, ये किसने नहीं सोचा था। लेकिन वक्त का तकाजा है, सब कुछ मंजूर करना होगा। छोटा था, फिल्म का मेरे को शौक था। तब मैं 8-9 साल का था, तब से मैं इनका पिक्चर देखता रहता हूँ। और बड़े एक्टिव एक्टर थे, बड़े सज्जन आदमी थे, अच्छे थे। जब भी ड्यूटी अपनी करते थे फिल्म लाइन के अंदर, कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी उनसे, देखा जावे तो। मेरी ये सोच है। दिलीप कुमार हानेस्ट आदमी, बिल्कुल काम करने में, पिक्चर की लाइन में। हमें बहुत दुख हुआ आज आपने बात बताया कि हिंदुजा में उनका डेथ हो गया करके। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में। शाम और शाम पिक्चर और पिक्चरें, जितनी भी पिक्चरें हैं, सब उनकी पिक्चर लगभग हिट गई। उनको देखने के लिए भैया की भाषा बोलो, इंग्लिश बोलो, अभी वर्दा पिक्चर बोलो, अभी वर्दा, सब पिक्चरें अच्छी उनकी थी, हिट पिक्चर जाती थी। मैंने आपको ये शॉर्टकट पे पहले से बता दिया। जो वो काम करते थे तो पूरा दिलचस्पी से करते थे, वो रोल निभाने में एकदम एक्टिव थे। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं, और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था, और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी, और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर, बाद वो 3 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे? और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे। देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीजन है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी, पहले तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था, उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे, उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। किंग और लेजेंडरी कलाकार दिलीप कुमार की मौत के बाद बॉलीवुड की त्रिमूर्ति का एक हिस्सा भी खत्म हो गया है। बॉलीवुड में दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की त्रिमूर्ति का तगमा दिया जाया करता था। 2 मूर्तियां पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हैं, और अब दिलीप कुमार, जो एक आखिरी तगमा इस त्रिमूर्ति का बचे थे, वो भी जमेदोस हो गया है। वो मूर्ति भी आज जमेदोस हो गई है। बॉलीवुड के दिग्गज नेता, लेजेंडरी किंग
और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, और इसी के साथ एक और बड़ी उपलब्धि उनके नाम हासिल थी, जो थी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का पहला खान। आपको बता दें कि दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले खान थे जिन्होंने बॉलीवुड में इस तरीके से मुकाम पाया। कई फिल्में उन्होंने दी। दिलीप कुमार ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है। उन्होंने 5 दशक तक 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्मों में अपने रोमांटिक अंदाज के लिए जाना जाता था। अंदाज, देवदास, मुगले आजम, मधुमती, दाग, दीदार जैसी कई शानदार फिल्में थी जो दिलीप कुमार ने अपने अभिनय का हुनर जिसमें दिखाया। हालांकि उनकी पहली फिल्म जो थी वो काफी हिट नहीं गई, उसमें उनको थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हुई, लेकिन उसके बाद एक हिट उन्होंने इस तरीके से दी कि आज उनकी जो निधन उनका हुआ है, आज उनका जाना एक अपूरणीय क्षति बॉलीवुड के लिए और देश के लिए भी है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता और तमाम राजनीतिक हलकों में भी शोक की लहर है, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता राजनेता थे जो उनके फैन हुआ करते थे। देवदास और मुगले आजम उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। दिलीप कुमार ने 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि इस फिल्म को तवज्जो नहीं मिली, लेकिन इसके बाद दिलीप ने 2 और फिल्में जैसे प्रतिमा और मिलन की। ये भी सक्सेस की सीढ़ी नहीं चढ़ पाई। 1947 में आई फिल्म जुगनू उनकी पहली मेजर हिट फिल्म रही। इस फिल्म में नूरजहां फीमेल लीड में थी। उनके अगले प्रोजेक्ट शहीद और मेला भी जबरदस्त हिट रहे। हालांकि उन्हें अपना ब्रेक थ्रू रोल 1949 में फिल्म अंदाज से मिला। इस फिल्म में राज कपूर और नरगिस ने अहम रोल निभाया था। फिल्म लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी। अब आपको ये बताते हैं कि ट्रेजेडी किंग का टैग आखिर उन्हें कैसे मिला। दरअसल दिलीप कुमार ने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। ऑन, जोगन, बाबुल, हलचल, दीदार, तराना, दाग, संगदिल, शिकस्त, अमर, उड़न खटोला, इंसानियत, नया दौर, पैगाम और मधुमती, ये वो मूवीज थी जो दिलीप कुमार ने हमें दी है और इन्हीं फिल्मों से उन्हें ट्रेजेडी किंग का नाम दिया गया था। उनका टैग ट्रेजेडी किंग का उनके नाम के साथ जोड़ा गया था। लेकिन आज ये ट्रेजेडी किंग इनका निधन हो गया है। हालांकि यादें अभी भी सभी के दिल में ताज़ा रहेंगी इस ऐतिहासिक फिल्म का। कई ऐसे ऐतिहासिक फिल्म हैं जिनका हिस्सा दिलीप कुमार रहे हैं। 1960 में उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में प्रिंस सलीम का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को आज भी याद किया जाता है। 11 सालों तक ये फिल्म हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी, यानी कि इस फिल्म को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। हालांकि कई ऐसी फिल्में भी थी दिलीप कुमार की जो फ्लॉप हुई, लेकिन बावजूद उसके ट्रेजेडी किंग आज भी सबके दिलों में जिंदा है और आज शाम 5 बजे उनको लेकर जाया जाएगा और उनका शाम 5 बजे उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और ये देखा जा सकता है कि इतनी बीमारी के बाद भी 98 साल की उम्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लेकिन आखिरकार जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि उम्र का तकाजा था, बहुत सी बीमारियां थी जिसकी वजह से आज उनका निधन हो गया है। दिलीप कुमार 1976 में दिलीप कुमार ने 5 साल का ब्रेक लिया था और 1981 में फिल्म क्रांति से वो वापस लौटे थे। और वाकई 1981 में जब फिल्म क्रांति आई तो क्रांति इस तरीके से उस फिल्म ने लाई कि तमाम जो बाकी फिल्में थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी। इसके बाद उन्होंने शक्ति, मशाल, कर्मा, सौदागर जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 1998 में आई थी जिसका नाम किला था। दिलीप कुमार को 8 बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 1955 में उन्हें भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बात उनके किरदार की कर ले तो कई ऐसी फिल्में हैं, कई ऐसी हिट फिल्में दी हैं दिलीप कुमार ने, जिनके अगर किरदार की बात की जाए तो वाकई आज तक उन्हें कोई नहीं भूल पाया है। सबसे पहले दाग 1952 में आई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने शंकर का किरदार निभाया था, जो अपनी विधवा मां के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। खिलौने बेचकर वो अपना जीवन यापन करता था। उसे शराब पीने की लत थी। वो पार्वती यानी निम्मी को अपना दिल दे बैठता है।
अपनी मां से बहस करने के बाद वो अपना जीवन बदलने का फैसला करता है। हालांकि उसके अतीत के दुश्मन उसके भविष्य को लगातार प्रभावित करते हैं। इस फिल्म का निर्देशन अमित चक्रवर्ती ने किया था और इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने अपने करियर का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किरदार भी हासिल किया था। उसके बाद बात देवदास की करें तो देवदास तो ऐसी फिल्म है जो 1955 में आई थी और आज तक ये फिल्म जस की तस बनी हुई है। 1955 में बनी ये फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित है। फिल्म में दिलीप कुमार ने देवदास का किरदार निभाया था, जो एक आकर्षक युवक होता है जो शराब के शिकंजे में फंस जाता है। फिल्म को बहुत अधिक सफलता मिली थी। देवदास हिंदी फिल्म जगत की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। दिलीप कुमार के साथ ही पारो और चंद्रमुखी का किरदार निभाने वाली सुचित्रा सेन और वैजंती माला के अभिनय को भी समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इस फिल्म के जरिए दिलीप कुमार को सिनेमा जगत में एक सशक्त अभिनेता के तौर पर पहचान मिली। दिलीप कुमार का आज निधन हो गया है और इसी के साथ हमारे साथ गजेंद्र चौहान अभिनेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आज एक क्षति जो है वो बॉलीवुड को हुई है और तमाम देश को, पूरे देश को ये क्षति हुई है जिसका भर्ती कभी नहीं की जा सकती। गजेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम नेताओं से, अभिनेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका दिलीप कुमार के साथ कैसा संबंध था, किस तरीके के दिलीप कुमार शख्स थे और ये तमाम चीजें जो आज एक अपूर्णीय क्षति हुई है देश को और बॉलीवुड को, और ये वाकई वो क्षति है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। दिलीप कुमार जिन्होंने इतनी दिग्गज फिल्में दी है, तमाम अभिनेता उनकी तारीफ करते हैं, खुद राजनेता। आज आपको ये भी देखिए कि अमिताभ बच्चन जो सबसे बड़े अभिनेता माने जाते हैं वो भी दिलीप कुमार के निधन से सदमे में चले गए हैं। उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख इस बात को लेकर हुआ। हालांकि सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे देश को, तमाम दुनिया को ये दुख है कि आज एक अपूर्णीय क्षति हुई है हमारे देश को, बॉलीवुड को अपूर्णीय क्षति हुई है। फिल्म अगर आजाद की बात करें तो ये भी 1955 में दिलीप कुमार की फिल्म आई थी। MS श्रीरामुलु नायडू निर्देशित इस फिल्म में दिलीप कुमार ने एक अमीर व्यक्ति और कुख्यात डाकू आजाद का किरदार निभाया था। फिल्म में शोभा यानी मीरा कुमारी अगवा कर ली जाती है। उनके करीबी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उनका पता नहीं चलता। फिर कुछ समय बाद जब शोभा वापस आती है और बताती है कि उसे आजाद ने बचाया और उसका काफी ख्याल रखा, वो आजाद से शादी करना चाहती है। हालांकि शोभा का परिवार इसके खिलाफ होता है। ये फिल्म आजाद की कहानी है। बहुत ही किरदार हैं ऐसे जो दिलीप कुमार ने निभाए हैं, लेकिन आज उनकी जिंदगी का जो किरदार था उसमें उन्होंने अंतिम सांस ली और अब शायद तस्वीरों में, बॉलीवुड में हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन यादों में वो जरूर सबके जिंदा रहेंगे। दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। कई बड़े ऐसे नेता हैं जो दिलीप कुमार के संपर्क में थे, उनके फैंस हुआ करते थे और अब भी हैं, जिन्होंने आज भी गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सायरा बानो से बात की है, उनकी बीवी से बात की है और उन्हें सांत्वना दी है। लेजेंडरी कलाकार दिलीप कुमार की मौत के बाद आपको हमने पहले भी बताया कि बॉलीवुड की त्रिमूर्ति का हिस्सा दिलीप कुमार माने जाते थे और इस त्रिमूर्ति में दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर शामिल थे। लेकिन देव आनंद और राज कपूर जो त्रिमूर्ति का तगमा थे वो पहले ही उनका निधन हो चुका है, लेकिन अब जो आखिरी तगमा बचा था दिलीप कुमार, उनका भी निधन हो गया है। एक उम्दा कलाकार होने के साथ साथ दिलीप कुमार एक सच्चे देशभक्त भी थे। एक किस्सा आपको अगर बताएं तो जब करगिल युद्ध हो रहा था तो वो बेहद परेशान हो गए थे। कारगिल युद्ध रोकने के लिए दिलीप कुमार ने सीधे पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ को फोन कर दिया था। दिलीप कुमार के लिए उनके चाहने वाले कहते थे कि जैसे कुछ चीजों का कभी बंटवारा नहीं हो सकता, जैसे ताजमहल, टीपू सुल्तान, भगत सिंह, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, और ऐसे ही दिलीप कुमार है जिनका कभी बंटवारा नहीं हो सकता। दिलीप कुमार एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे और उन्होंने अपनी इस देशभक्ति का सबूत भी दिया।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी किताब नाइदर अ हॉक नॉर अ डव दिलीप कुमार के नेक दिली की चर्चा उसमें की है। खुर्शीद ने लिखा कि जिस समय करगिल की लड़ाई हो रही थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ को फोन किया था। खुर्शीद के अनुसार अटल जी के साथ दिलीप कुमार भी मौजूद थे और जब फोन नवाज शरीफ के हाथ गया तो अटल जी ने वो फोन दिलीप को दे दिया। दिलीप कुमार ने तब कहा था कि नवाज शरीफ साहब आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं तो हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों का ही कुछ ख्याल कर लीजिए। और फिर लड़ाई का पासा पलटना शुरू हो गया था। 1988 में जब दिलीप कुमार पाकिस्तान गए थे तब पेशावर के किस्सा खानी बाजार के मोहल्ला खुदाद में उनका घर देखकर उनकी आंखें भर आई थी। हमारे साथ बॉलीवुड से रमेश गोयल जी अभिनेता जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सर, आज एक अपूरणीय क्षति देश को हुई है। एक बड़े ट्रेजेडी किंग जो कहे जाते थे उनका आज निधन हो गया है। मैडम, मुझे बहुत दुख है। मैं दिलीप साहब के साथ में 3 जगह काम कर चुका हूं जी। पहले तो हमारा काम था सिंटा में, जो हमारा वेलफेयर ट्रस्ट है उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते थे दिलीप साहब। उन्होंने हमारे कलाकारों के लिए बहुत कुछ किया और उस ट्रस्ट की वजह से, सिंटा की वजह से आज हमारी बिल्डिंग तैयार हो रही है, हमारा ऑफिस तैयार हो रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है, कहना चाहिए कोकला बहन हॉस्पिटल के पास में। ये देन जो है दिलीप साहब की थी। पूरा कलाकार समाज रो रहा है उनके लिए। मैं भी आपको कैसे बताऊं कितने मेहरबान थे सिंटा पर। बिल्कुल, हमेशा उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के सिंटा को दिया, वेलफेयर ट्रस्ट को दिया। हम सब लोग कितना सहारा देते थे, वो हमारी शान थी। वो कहना चाहिए कि जब दिलीप साहब होते थे डायस पर, मंच पर, तो ऐसा लगता था जैसे हम दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली लोग हैं, कलाकार हैं, क्योंकि हम दिलीप साहब को रूबरू देख रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उसको उनको सुन रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है ये, क्योंकि अभी हम दिलीप साहब को कभी सुन नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे। लेकिन हमारे दिलों में उनकी याद गोयल साहब हमेशा जिंदा रहेगी, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, और ये क्षति कभी पूरी भी नहीं होगी। वो एक महान थे। वो कलाकार होने के साथ साथ मैडम बहुत बड़े कलाकार थे, नो डाउट। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि वो बहुत बड़े इंसान थे। बिल्कुल, उसने गरीब लोगों की बहुत मदद की। हम जैसे छोटे से जूनियर आर्टिस्ट टाइप कलाकार, स्ट्रगलर लोगों को वो इतनी अच्छी तरह से बात करते थे जैसे कि हम इनके कोई बहुत ही करीब हैं। जबकि ऐसा नहीं था, हम तो उनको छू भी नहीं सकते थे, इतने बड़े लोग थे। फिर मैंने दोबारा काम किया विधाता में, सुभाष घई जी की फिल्म थी। उसमें उन्होंने बहुत तरीके से सब सेट पर जो है लोगों से बातचीत करना, और कभी शो नहीं किया मैडम कि मैं इतना बड़ा स्टार हूं, इतना बड़ा कलाकार हूं। वो उनका एक ऑरा था मैडम, उनका एक ऑरा था। वो जब जहां खड़े हो जाते थे वहीं ऐसा लगता था जैसे कि खुशबू आ रही है, महक, पूरा माहौल महक जाता था। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सुनना भी विधाता चाहेंगे के अलावा। जी, हम सुनना भी चाहेंगे गोयल साहब, दिलीप कुमार जैसी शख्सियत जो है उनके किस्से आप जरूर बताएं। जी, तो विधाता में तो काम किया, तो मेरा कोई रोल कोई खास नहीं था, छोटा मोटा ऐसा रोल था। आजू बाजू में उनका खड़े रहता था, तो उनकी बातें सुनता रहता था। और सुभाष घई साहब की फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म थी। तो उसमें मुझे खड़े होने का मौका मिल गया, तो मैं सब देखता रहता था। वो जितने बड़े आदमी थे उतनी बड़ी सोच थी उनकी। मैंने उनकी कई दिन में उनके साथ में शूटिंग की ली, कभी आवाज से बोली नहीं, वो जोर से, बहुत ही धीमी आवाज से। चाहे उनका चाय पिलाने वाला स्पॉट वही क्यों नहीं था, उसको भी बड़े वर्कोदार, इधर आइए, मतलब इस तरह से बोलचाल थी उनकी। मैं अब क्या बताऊं, इतना महान इंसान, इतना बड़ा एक्टर, और इस तरह से अपने चाय वाले से, ड्रेस वाले से, असिस्टेंट से, क्लेपर बॉय से इस तरह से बात करते थे वो, कि जैसे कि वो बहुत नॉर्मल आदमी है। वाकई नॉर्मल आदमी थे वो कैमरे के सामने बहुत बड़े कलाकार थे। कैमरे के सामने जो सीन होता था वैसा ही करते थे, लेकिन आम जब शॉट नहीं होता था बहुत नॉर्मल थे वो। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि उनकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। और उन्होंने बहुत सहयोग किया सबका, बहुत दान दिया है।
बहुत बिल्कुल। सहयोग किया, वो कभी और बताते यही नहीं थे कि कारण मैं है क्या कि कर रहा आज हूँ। एक छोटा सा इंसान भी, चाहे वो कोई भी हो, उनसे मिला हो चाहे ना मिला हो, वो आज उन्हें याद कर रहा है। और यही एक उनका जो किरदार रहा है टीवी पर और टीवी के पीछे, पर्दे पर और पर्दे के पीछे, बहुत ही सराहनीय रहा है और आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। यही बात है मैडम, और वो हमेशा याद किए जाएंगे। हम सब लोग कलाकार, पूरी जो कौम है वो हमेशा याद करेगी। उनके साथ में जिन जिन डायरेक्टर्स ने काम किया, प्रोड्यूसर्स ने काम किया, फाइनेंसर्स ने काम किया, टेक्नीशियन से काम किया, वो कभी इस पर्सनालिटी को नहीं भुला पाएंगे मैडम। बिल्कुल। इतना अच्छा और करके गोयल गए साहब, सब लोगों के साथ में। अभी हम जिक्र कर रहे थे, देखिए बहुत ही बेहतरीन इंसान तो वो थे ही। देशभक्ति का जब उन्होंने मिसाल पेश की थी, आपको याद होगा जब करगिल युद्ध हो रहा था, तब उस समय में अटल जी के साथ वो बैठे थे और उन्होंने खुद नवाज शरीफ को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को फोन किया था और कहा था कि नवाज शरीफ साहब आप ये क्या कर रहे हैं, कम से कम हिंदुस्तान की नहीं तो हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों की तो सोचिए। और वही एक किस्सा है गोयल साहब, जब तमाम जो युद्ध का जो दायरा था वो ही पलट गया था। जी नहीं मैडम, वो कारगिल वाली बात तो है ही अपनी जगह पर। उन्होंने कई जगह भाग लिया है, कई जगह है। और हमारी छोटी सी संस्था है सिंटा की, उसमें वो बहुत भाग लेते थे, टाइम निकाल के आते थे मीटिंग में वो। और कई बार उन्होंने वो पूरा माहौल को जो है बनाया है, संगठन रखा। और उनके साथ ही थे मिस्टर चंद्रशेखर जी, जो कुछ ही दिन पहले वो भी स्वर्गवासी हुए हैं, और हम उम्र थे वो दोनों ही। तो चंद्रशेखर जी का साथ और उनकी जो है कोशिश, मतलब हमारे सिंटा को कहां से कहां पहुंचा दिया। मिथुन चक्रवर्ती साहब, अमरीश पुरी साहब, ये मुझे सब लोग याद आ रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। आज मिथुन दा आज भी हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। अमरीश पुरी साहब स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सिंटा को। तो ये सिंटा के सपोर्ट करने वाले कुछ ही कलाकार हैं जिन्होंने सिंटा को सपोर्ट किया। अमिताभ बच्चन साहब, ये सब लोग सपोर्ट करते हैं जो है सिंटा को। और बाद में बोलते हैं भाई सिंटा का कोई अच्छा काम होगा तो हम जरूर आपके साथ आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिलीप सागपा तो कमाल था, वो तो मतलब जहां खड़े हो जाते थे, मैं मैडम क्या बताऊं, ऐसा लगता था जैसे हमारे सामने कितना बड़ा एक स्वरूप, एक आदमी खड़ा हुआ है जिसको देखकर हमारा दिल बाग बाग हो रहा है। मतलब बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन आज हमारी दुनिया में, इस दुनिया में वो नहीं है। बहुत दुख हो रहा है मैडम। मैं आपको अपना अफसोस जाहिर करता हूँ और श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ उनको, कि भगवान उनको, अल्लाह उनको हमेशा जहाँ भी रहे शांत रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, जैसे भी रहे अच्छे रहें। वो हमारे भी सांत्वनाएं उनके और उनके परिवार के साथ हैं, हमारा भी दुख है उनके साथ। लेकिन जो तमाम चीजें हैं गोयल साहब, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, आप सेट की बात कर रहे थे, आपने उनके साथ काम किया, और कुछ मजेदार किस्से बताइए जिससे आज उन्हें आप याद करते हैं और तमाम दुनिया भी ये जानना चाहती है कि आखिर दिलीप कुमार पर्दे पर और पर्दे के पीछे थे कैसे। देखिए, उनके स्वभाव में सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आई, एज ए स्ट्रगलर और एज एन एक्टर, छोटा मोटा कलाकार हूं, ज्यादातर लोग एक्सटेम्पो बोलते हैं सेट पर। पानी लाओ, चाय लाओ, इधर आओ, ये सब क्या है, ये ड्रेस क्यों नहीं अच्छी है, ये सब क्या हो रहा है, ये गंदगी क्यों है। दिलीप साहब का ऐसा नहीं था। वो बड़े शांत प्रिय स्वभाव रखते हुए, एकदम मीठी आवाज में बहुत ही धीरे से, भाई ऐसा है कि मुझे आप एक कप चाय पिलाइए। तो ये जो चीजें थी वो देखने वाली बात थी कि इतना बड़ा स्टार, पूरे सेट का मालिक वो है। सुभाष घई साहब भी सर बोलते थे उनको, बोलते थे सर मैं क्या करूं, ये डायलॉग है आपके, इस तरह से है और ये आपको बोलना है। मतलब उनको डायरेक्टर साहब इतनी अच्छी तरह से बोलते थे, उनको ऐसा लगता था कहीं दिलीप साहब बुरा नहीं मान जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुभाष घई साहब भी मैं बहुत गोयल साहब आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपसे जानकारी इस बारे में लूंगी, जरूर आपसे जानेंगे। हमारे साथ अरविंदर जी जुड़े हुए हैं, गायक हैं वो। अरविंदर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। थैंक यू सो मच। सर, आज एक अपूर्णीय क्षति हमारे देश को और बॉलीवुड को हुई है, क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरीके से आप श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल, मेरी तो यादें भी जुड़ी हुई हैं। दिलीप साहब का 89 बर्थडे था, उसमें मेरे को उनके सामने रूबरू गाने का मौका मिला और एक बहुत ही हसीन वो शाम थी जब मैं दिलीप साहब के सामने उनके गाने गा रहा था और वो भी साथ में गुनगुना रहे थे। तो बहुत ही मुझे लगता है कि एक युग का अंत हुआ है जिसको आप कह सके कि इसके बाद दिलीप साहब से पहले और दिलीप साहब के बाद का जो बॉलीवुड है वो हमेशा याद किया जाएगा।
और मेरी मुलाकात उनसे पहले भी हुई जब मैं नया नया मुंबई में आया था। मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम जब मैं दिलीप साहब को देखा तो मुझे आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि मैं उनके सामने बैठा हूँ। मुकरी साहब थे, तो एक प्रोग्राम थे मेरा, वो लेके गए थे, तो मेरी यादें। लेकिन ये जो उनका 89 का बर्थडे था, उसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी उनके घर पे, और मुझे बहुत ही स्पेशल मौका मिला जाने का। तो मेरी कुछ पर्सनल यादें इस तरह से जुड़ी हुई हैं, और मुझे लगता है कि अरविंदर साहब, अगर आपकी जो यादें आप कुछ साझा करना चाहें हमारे साथ, तो क्योंकि देखिए सभी जानना चाहते हैं, आज वाकई एक युगकांत हुआ है, एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे कलाकार और वाकई एक नेकदिल इंसान का आज अंत हुआ है। जी 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 नहीं, मुझे लगता है कि पूरा बॉलीवुड जो है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जो कलाकार जो आज हैं, जो पहले भी थे, मुझे लगता है कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने दिलीप साहब को फॉलो ना किया हो। तो मेरी यादें बस इस तरह से है कि उनके जैसा ना तो कलाकार कोई था, और ना कोई है, और ना कोई होगा। और जो मैंने बोला कि पर्सनली जब मैं उन्हीं का गाना उनके सामने गा रहा था, तो वो वापस में मेरे साथ उसको गुनगुना रहे थे, तो वो एक बड़ी हसीन याद थी। फिर मेरा बेटा साथ में था, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया कि मैंने ये भी बहुत अच्छा गाता है, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, और वो मेरा बेटा तब तक गाता रहा, और वो जब तक दिलीप साहब ने, जब तक वो गाता रहा तब तक उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा उसका। तो वो कुछ मतलब हसीन पल हैं जो हमेशा याद रहेंगे और याद रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मेरे दिल बहुत भरा हुआ है आज। बिल्कुल अरविंदर साहब, हम चाहेंगे आप अपनी गायकी के जरिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि अगर दिलीप साहब को पेश करना चाहें तो। हाँ, एक गाना मैं जब उनको सुना रहा था, मुझे आज भी याद है, तो वो उन्हीं पे पिक्चराइज गाना था रफी साहब का, तो मैं गुनगुनाता हूँ, तो मेरे भी जो मेरी मेमोरीज और ताज़ा हो जाएंगी। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। मुझे दुनिया वालों, उस तरह से बहुत सारे। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन अरविंदर साहब, बहुत ही बेहतरीन आपने गाया, और बहुत ही बेहतरीन श्रद्धांजलि ये होगी। हमारे साथ रमेश गोयल साहब भी मौजूद हैं अरविंदर जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। रमेश साहब, जिस तरीके से देखिए पूरा देश आज दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है, आप सब उनसे मिले हैं, देखिए मैं भी उनसे कभी नहीं मिली, और बहुत से ऐसे लोग हैं लेकिन उनके मन में भी इस तरीके से दुख है जैसे वो हमारे इतने करीबी थे। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि उनके साथ में काम किया, और वो भी कई बार किया। अभी एक तीसरी और किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक प्रोग्राम था, ये दुनिया के सितारे, आप सुन रही हैं मेरी बात? जी 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 साहब। एक प्रोग्राम था, ये दुनिया के सितारे, जो DD1 के लिए बनाया गया था, और उसमें एक सितारे आते थे और हम सब करेक्टर एक्टर मिलकर साथ में एक्टिंग करते थे। तो एक जो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी, उसकी जो है सायरा बानू जी, लेकिन वो तो एक दिन नहीं आ पाई, और जिस दिन मेरा एक्टिंग थी उस दिन दिलीप साहब डायरेक्शन दे रहे थे जी। आप यकीन करना कि एक शॉट हम लोगों में आपस में ठीक नहीं हो रहा था, तब वो उन्होंने दौड़ के बताया था कि इस तरह से मुझे दौड़ना चाहिए कैमरे के सामने। बरखुरदार, आप क्या कर रहे हैं आप? तो थोड़ा सा थोड़े से ऐसे लगे कि वो नाराज हो रहे हैं, इसलिए हम सब लोगों को पसीना आ गया। मतलब कभी कभी शॉट देने में पसीना आ जाता था कि हम दिलीप साहब के सामने शॉट दे रहे हैं। तो वो मंजर था उस वक्त के, उन्होंने थोड़ा सा ऐसा बोला, भाई क्या कर रहे हो आप, थोड़ा दौड़ के आइए इस तरह से भागकर जो है कैमरे के सामने, जो मैं चाहता हूं। मैंने एक बार आपको यानी खुद जो है करीब समझो कि 200 गज दौड़ के गए दिखाने के लिए हम सब लोगों को। तो इतने ग्रेट थी, तो मतलब डायरेक्शन में उनकी बहुत रुचि थी, और उन्होंने डायरेक्शन दिया था इस प्रोग्राम का, मेरे जिस दिन मैं था उस दिन। तो हो सकता है सायरा बानू मैडम नहीं आ पाई हो, तो लेकिन डायरेक्टर वो ऑन स्क्रीन डायरेक्टर वही थी, सायरा बानू जी, और प्रोड्यूसर भी वही थी। तो दिलीप साहब तो ग्रेट थे। तो वो तो, और वो मेरा जब सिलेक्शन किया वो भी बड़ा अजीब वगैरह सिलेक्शन, बोले क्या है
कौन हो, क्या है, सब बात उन्होंने कुछ नहीं की। बुलवर खुर्दार, कुछ बोलना पसंद करेंगे आप? मैंने सर आप जैसा हुक्म करो हुजूर, मैं तो बहुत ही मामूली सा कलाकार हूँ, जी और आप जो इतने बड़े एपिसोड में मुझे काम दे रहे हैं जिसमें करिश्मा कपूर काम कर रही है, वो मेरी बहू बनेंगी, यानी मेरे बेटे की वाइफ बनेंगी, इस तरह का सीन है। तो मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन सफल हो गया सर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ सर, कितनी बड़ी बात है। आप जो भी बोलेंगे बोल ठीक है, जब तुमने इतना बोल ही दिया मेरे सामने तो अभी तुम्हारा कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं है। आप चलो ठीक है, ड्रेस पहनो और सीधे सेट पर जाओ, और मैं अभी आता हूँ जो है, और फिर काम स्टार्ट करते हैं। मतलब उन्होंने मेरे बारे में कुछ इंक्वायरी नहीं की। जब मैंने ये बोला सर आप मुझसे जैसा बुलवाएंगे वैसा बोलूंगा सर। गोयल तो साहब, देखिए बहुत ये आपका बड़प्पन है कि बार बार आप ये बात कह रहे हैं कि आप छोटे कलाकार हैं। देखिए कलाकार कलाकार होता है, और आपने भी वाकई बहुत बेहतरीन काम किया है इंडस्ट्री में, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मैं अरविंदर साहब आपके पास आना चाहूंगी। त्रिमूर्ति कहे जाते थे, देखिए देवानंद जी हैं, राज कपूर जी हैं और दिलीप कुमार जी, त्रिमूर्ति इनको कहा जाता था। हमने पहले ही 2 मूर्तियां खो दी हैं, और आज जो तगमा एक बचा था हमारे पास, एक जो नगीना हमारे पास था, आज वो भी जमींदोज हो गया है। जी जी, आप जैसे वो भी चला गया। बता रहे थे कलाकार के बारे में, और मैंने एक बात हमेशा जब भी मैं मिला और सायरा जी हमेशा साथ होती थी, तो हमेशा जो उनका एक बिहेवियर था सायरा जी का, वो एक फैन की तरह हमेशा होता था। वो उनको करते थे वो, और मैंने हमेशा उनके मतलब एक जैसे उनकी वाइफ तो थी, वो तो थी, बट उनका जो बिहेवियर हमेशा जो होता था ना, कैसे अपने एक आइडियल, एक अपने पसंदीदा कलाकार को कैसे आप इज्जत देते हैं, तो हमेशा उनका, और वो कहती भी थी, मतलब उनका जो प्यार था दिलीप साहब के लिए, वो इस तरह से था जैसे कोई फैन कोई किसी को चाहता हो। तो वो भी मैंने वो दौर भी देखा है। और जहाँ तक त्रिमूर्ति का सवाल है, वो डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि एक युग का अंत हुआ। दो ऐसे महान कलाकार पहले जा चुके, लेकिन दिलीप साहब का जाना बहुत ज्यादा खल रहा है। हम चाहते थे कि वो 100 साल पूरे करें, और हमने कहा भी था सायरा जी से कि जब 100 साल पूरे होंगे तो हम एक बार फिर से उनके जन्मदिन पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, उनके लिए गाएंगे। बट वो मौका हमसे छिन गया। उस मौका वक्त का तकाजा है अरविंदर साहब, क्या कर सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। गोयल साहब आपके पास आऊंगे, आप भावुक हो रहे हैं सर, हमारी सांत्वनाएं भी उनके साथ है, आप भी अपने आप को संभालिए। लेकिन ये जो चीजें हैं सर, इन्हें नहीं अब बर्दाश्त किया जा सकता। जी, और आपने त्रिमूर्ति बोल के तो मुझे और याद दिला दी राज कपूर साहब की, देवानंद साहब की। मैंने दोनों के साथ में, महानुभाव के साथ में काम किया था, दोनों बड़े कलाकारों के साथ में काम किया था। मतलब देव साहब के साथ काम किया, राज कपूर साहब के साथ काम किया, और दिलीप साहब के साथ तो काम किया ही था, लेकिन वो दोनों नहीं रहे और आज ये भी नहीं रहे। तो मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग है। आपने राज कपूर साहब की याद दिलाई, देव साहब की याद दिलाई, बहुत बड़ी। ये सब लोग वो थे जो हमारी इंडस्ट्री को, जिन्होंने बनाया, इंडस्ट्री को खड़ा किया, दुनिया में नाम दिया इन लोगों ने। इनकी वजह से इंडस्ट्री खड़ी हुई, नाम हुआ, लोग जानने लगे कि हाँ कोई फिल्म इंडस्ट्री है। बिल्कुल। अभी इस तरह के अमूल्य लोग जिनको कोई कीमत मतलब ये कुछ इनके बारे में कोई बोली कहना चाहिए, जिनकी कोई मतलब कोई मानता का कोई एक पैमाना नहीं है, उस तरह के लोग चले गए हमारे दुनिया से जो है। तो हमको बड़ा दुख होता है। और दिलीप साहब का तो बहुत एक हिम्मत थी जब तक वो जिंदा थे, आज नहीं है वो, तो बहुत दुख हो रहा है। तो नेचुरली भावुक वाली बात ही है मैडम, क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान जो चाहेगा वही होगा। बिल्कुल, जब ये त्रिमूर्ति हमारे पास थी, उस समय का जो हमारा बॉलीवुड था, वाकई वो हॉलीवुड से भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा था। हॉलीवुड का भी कंपैरिजन नहीं था कहीं पे। नहीं, बॉलीवुड नहीं था मैडम, ये बॉलीवुड उन लोगों ने ही बनाया जिसका नाम हुआ। जो फिल्में राज कपूर साहब, देवानंद साहब, दिलीप साहब, ये जो जितने भी लोग हैं, अमिताभ बच्चन जी, ये बड़े बड़े स्टार, खान जितने भी हैं बड़े, इन सब लोगों की वजह से हमारी इंडस्ट्री का नाम है। दुनिया देखती है, करोड़ों रुपए का आदान प्रदान होता है। पूरी एक तरह से फाइनेंशियल जो पोजीशन है हिंदुस्तान की, उसमें बहुत बड़ा योग है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। हमारी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पैसा जाता है सरकार को, हमारा बहुत टैक्स जाता है, तमाम एंटरटेनमेंट टैक्स और कितने टैक्स हैं फिल्म इंडस्ट्री से।
सरकार को बहुत फायदा है। हमारी आज थिएटर बंद है, प्रॉब्लम है, शूटिंग नहीं हो रही है, तो कितना नुकसान हो रहा है सरकार का। तो ये सरकार को भी सपोर्ट करते थे दिलीप साहब ने सरकार को बहुत सपोर्ट किया है, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, हमेशा वो सरकार के साथ रहे। वो जो भी सरकार थी सबको सपोर्ट करते रहे। ये मेरे आंखों देखने वाली बात है। उन्होंने कभी भी दलिया दिल्ली को वाकई कोई उनका जो जगह है सर वो हमेशा खाली रहेगी, उनकी जगह कोई भी कभी नहीं ले सकता। ये वाकई मैं बार बार ये शब्द कह रही हूँ कि अपूर्णीय क्षति है और वाकई एक युग का, एक सदी का अंत हो चुका है। बहुत ही सही बातें हैं। अरविंदर साहब आपके पास आना चाहूंगी। एक फिल्म का जिक्र जिस तरीके से देखिए देवदास में उन्होंने किरदार निभाया वो आज भी याद किया जाता है। देवदास एक ऐसा किरदार था जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता और आज का जो एक्टर है, आज के जो अभिनेता है वो भी चाहते हैं कि हम वही रोल जो है वो अदा करें एक बार फिर से। जी जी, और बिल्कुल इस तरह से जैसे देवदास में शाहरुख खान साहब ने जो रोल अदा किया, डेफिनेटली वो लोगों ने कंपेयर तो किया, लेकिन दिलीप साहब का वो कोई मुकाबला नहीं था। क्योंकि आप देखो उस दौर में पिक्चर बनती थी, वो दौर को आप सोचो कि वो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। आप उसको भी अगर ध्यान रखें, उस दौर में उस तरह की फिल्में बनाना वो बहुत मतलब लेजेंड लोगों का काम था। बिल्कुल। और मैं लकी रहा कि मैं राज साहब से उतना करीब से नहीं मिल पाया, लेकिन देव साहब से मैं बहुत बार मिला। देव साहब से भी जो एक मुलाकातें थी, वो उनका जो चिर परिचित अंदाज था जो बात करने का, वो वैसे ही करते थे, मतलब एकदम जिंदा दिल की तरह बात करते थे। मैं जब पहली बार मिला तो इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे मैं उनको मतलब बरसों से मिल रहा हूँ। तो ये जो लेजेंड लोग हैं, ये जो जिन्होंने हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, ये इंडस्ट्री बनी ही इन कुछ चुनिंदा नामों से है और उन त्रिमूर्ति में से आज दिलीप साहब भी नहीं रहे। तो ये बहुत ज्यादा दुख की, बहुत मतलब मैं उनका जो भी टीवी में जो भी देख रहा हूँ तो मन में वो पुरानी यादें मन भर आ रहा है कि अब हम कभी उनको मिल नहीं सकेंगे, कभी उनको लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे वो अरविंदर साहब, हमेशा जिंदा रहेंगे, उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंदर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और इस तरीके की जो आपने किस्से साझा किए हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया आपका, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। गोयल साहब आपके पास आऊंगी, एक दो किस्से और बताइए सर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं और वाकई बहुत अच्छा भी लग रहा है सुनकर, क्योंकि अब हम सिर्फ उनकी बातें ही कर सकते हैं दिलीप कुमार की, हम उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यादों में उन्हें याद रख सकते हैं और जो उनके किस्से हैं उन्हें याद करके आज हम उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या क्या शेर और शायरी करते थे दिलीप साहब मैडम। कभी कभी वो मूड में आते थे तो शेर और शायरी, अच्छा जो मंच पर जब बोलते थे पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी जनता जनार्दन, उनके एक एक लाइन को सुनने के लिए लोग बेताब हो जाते थे। क्या उर्दू बोलते थे, क्या उनकी बोलने का स्टाइल था, कितना धीमे, और कहना चाहिए बहुत ही, कहना चाहिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है क्योंकि आ नहीं रहे, मैं तो बहुत दुखी हूँ। कहना चाहिए कि वो इतने मृदुभाषी थे कि किसी आदमी को शिकायत ही नहीं आज तक। आपने कभी भी उनका नाम इस बात में नहीं पढ़ा हुआ कि दिलीप साहब नाराज हुए, किसी को उनको सेट से निकाल दिया, इस तरह की बातें कभी नहीं सुनी होंगी। और ये उस जमाने में कभी होता भी नहीं था। जितने भी बड़े बड़े जो स्टार लोग थे, बड़े बड़े जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, सबका एटीट्यूड ऐसा ही था कि बड़े आराम से काम लेते थे। हालांकि आज भी वही माहौल है, लेकिन चूंकि माहौल बदल चुका है, अभी जनरेशन गैप है, और क्योंकि जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया, नाम दिया, पूरी दुनिया में फेमस किया, आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी एक पावर है हिंदुस्तान में। मुंबई, ऐसा कौन सा आदमी होगा दुनिया में जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नहीं जानता होगा, इन कलाकारों को नहीं जानता होगा। बिल्कुल। तो और गोयल साहब जी आपने देखिए जिक्र किया कि जनरेशन गैप है, इसी का अगर हम जिक्र करें जनरेशन गैप का, तो देखिए आज के जो अभिनेता हैं, आज के जो प्रोड्यूसर हैं, वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हिट फिल्में दें, लेकिन दिलीप कुमार ऐसे अभिनेता थे, वो उन्होंने अपने इतने लंबे समय में मात्र 60 से ज्यादा ही फिल्में दिखें, और हम कह सकते हैं कि 65 से ऊपर तो उनकी फिल्में होंगी ही नहीं। इतनी हिट देने के बाद भी उन्होंने बहुत ही कम फिल्में दिखे, लेकिन उन्होंने जो किरदार निभाया उसको वाकई पर्दे पर जीवंत बना दिया था। उसका रीजन मैडम ये है
कि पुराने जो जितने भी बड़े बड़े स्टार रहे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे, जो आज दुनिया में नहीं है, ऐसे बड़े बड़े नाम रहे, अभी भी कुछ हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट पर बहुत ध्यान देते थे। बिल्कुल। जो राइटर लिखते थे वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे, उनके डायलॉग को फॉलो करते थे, डायरेक्टर के डायरेक्शन को फॉलो करते थे, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करते थे और बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करते स्क्रिप्ट में। आज की तारीख में उल्टा हो गया है, राइटर लिख कुछ रहा है, डायरेक्टर पिक्चराइज कुछ कर रहा है, वो अपना ही परिवर्तन करता रहता है डायरेक्टर, या जो सेट पर जो असिस्टेंट है वो भी कभी कभी सलाह देता है, सर ये डायलॉग ठीक नहीं है, ये इस तरह से शॉट लेना चाहिए, तो काफी परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि राइटर जो सब्जेक्ट लिखता है फिल्म के लिए वो अपने मतलब इतनी मेहनत करता है, वो अपने समझो खून से लिखता है वो उसको एक एक लाइन को के, लेकिन ज्यादातर जो नए लोग आए हुए हैं वो ऐसा करते हैं कि वो चेंज कर देते हैं माहौल को पूरा, स्क्रिप्ट को, इसीलिए फिल्में ज्यादा नहीं चल पा रही हैं। पहले जमाने में वक्त दिया जाता था। लेकिन दिलीप साहब तो वाकई बहुत चुनिंदा अपनी सोच के वो कहे जाए तो उनकी जो सोच थी वो बहुत चुनिंदा थी, उनकी पसंद थी, क्योंकि कहा जाता है कि वो जो स्क्रिप्ट जो यूज करते थे, स्क्रिप्ट जो वो फिल्म करते थे, वो वाकई पहले स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ते थे, अगर उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं तभी वो करते थे। बिल्कुल नहीं, उनके लिए आदमी आता ही जब था जब उनको मालूम है कि दिलीप साहब को ये स्क्रिप्ट पसंद आनी ही चाहिए, क्योंकि दिलीप साहब के साथ में स्क्रिप्ट को सुनाना, डायलॉग सुनाना, उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा, ये हरे के बूते की बात नहीं थी। तो वो पहले ही सालों से तैयार होती थी स्क्रिप्ट, और फिर दिलीप साहब के सामने आता था और बहुत मामूली कोई फेरबदल होता होगा, लेकिन वो सेट पर नहीं। सबसे बड़ी बात क्या, सेट पर वो कुछ चेंज नहीं करवाते थे। मैंने विधाता में देखा, उन्होंने कभी डायरेक्टर से बोला ही नहीं, सुभाष जी से कहा आप इस शॉट को ऐसे ले लीजिए, जो सुभाष जी बोलते थे वैसे एक्टिंग करते थे। और भी कलाकार थे उसमें, सब लोग क्या है कि जो एक बड़ा एक्टर होता है वो उसका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है फिल्म में, इसलिए फिल्म का माहौल बिगड़ जाता है और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अगर डायरेक्टर को सही डायरेक्शन देने का मौका मिले और राइटर को सही लिखने का मौका मिले तो फिल्म फ्लॉप हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तैयारी उससे पहले बहुत होती है। पोस्ट प्रोडक्शन ये जो होता है, प्री प्रोडक्शन, ये बहुत लंबा होता है। मतलब कहना चाहिए हर तरह से किया जाता है कि भाई हम ये साहब को सुनाने जा रहे हैं तो इसमें क्या गलती हो सकती है। 10-10 आदमी बैठ के डिस्कस करते हैं। मैं तो बोला बी.आर. चोपड़ा साहब क्या, तो कई राइटर बैठ के डिस्कस करते थे, तब वो बी.आर. चोपड़ा के सामने आते थे। तो ये बड़े बड़े लोगों का सिस्टम था कि स्क्रिप्ट को ऐसे लाओ, डायलॉग ऐसे लिख के लाओ जिससे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो कोई दिलीप साहब और इसी को देखिए, नया दौर एक फिल्म आई थी दिलीप साहब की, गोयल साहब, नया दौर एक ऐसी फिल्म थी जिसने वाकई बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू कर दिया था। उनकी इस फिल्म के बाद लोग बहुत ज्यादा इस तरीके से उनको देखने लगे थे कि वाकई लोगों को लगता था कि एक नया दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, उनकी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो याद नहीं रखी जाए। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ जब जब उन्होंने काम किया वो फिल्म हमेशा यादगार रही। हो सकता है कम चले ज्यादा चले, वो एक बिजनेस वाली बात है, पब्लिक का मूड है अपना। कभी कभी मूड में जो है नहीं आती है कोई फिल्म, कोई चीज नहीं आती है, तो हो भी सकता है थोड़ा बहुत कम हो गई, लेकिन वो फिल्म हमेशा याद रखी जाएगी कि ये दिलीप साहब इसमें हीरो थे। दिलीप साहब बिल्कुल 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 गोयल साहब काम किया है हमारे साथ, दिलीप साहब के लिए बहुत श्रद्धा है, बहुत मायूस हो गया है पूरा हिंदुस्तान। और हमारी कलाकार जो फ्रेटर्निटी है वो तो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि जब भी वो आए मीटिंग में, कहीं फंक्शन में, तो हमेशा सिंटा को सपोर्ट किया। तो हम तो बहुत दुखी, हम सिंटा के रेगुलर मेंबर हैं, समझो कि 47 ईयर्स से हम जो मेंबर हैं, हमेशा सिंटा के साथ हैं, आज भी काम कर रहे हैं। और हमारे और आज भी कहीं ना कहीं वो जरूर देख रहे होंगे और तमाम चीजों को महसूस कर रहे होंगे। गोयल साहब, हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी मौजूद है, अभिनेता हैं। गजेंद्र साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। गजेंद्र जी, आज बार बार मैं यही सबसे पूछ रही हूँ कि आज एक वाकई सदी का एक युगकांत हो चुका है। दिलीप साहब आज नहीं रहे हैं और तमाम जो उनकी चीजें हैं वो आज हम याद करके बहुत वाकई भावुक हो रहे हैं। देखिए, दिलीप साहब के साथ एक युग की समाप्ति तो हुई है जी, लेकिन उनकी चीजें रह जाएंगी, वो हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ी को एक सबक देती रहेंगी। और दिलीप साहब के व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में समेटना बहुत ही कठिन था। बिल्कुल, क्योंकि इतना लंबा कैरियर। मैं जिक्र करना चाहूंगा एक्टिंग के विषय में। दिलीप साहब की सारी दुनिया जानती है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। उनको देख देख के नई पीढ़ी ने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे कलाकारों ने उनको कॉपी कर करके अपना कैरियर बनाया है।
उनके संवाद, उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज मेथड एक्टिंग को कंप्लीटली दर्शाती थी। बिल्कुल। और जबकि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में नहीं गए थे एक्टिंग सीखने, लेकिन नेचुरली उनके अंदर वो हाव भाव थे। लेकिन मैं उनके एक और कार्य की आपसे बातचीत करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सामाजिक कार्यों में दिलीप साहब बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आप थोड़ी देर पहले नया दौर की जिक्र कर रहे थे। नया दौर बिफोर टाइम फिल्म थी, बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म थी। इसी तरह बिफोर टाइम उन्होंने कुछ सामाजिक कार्य किए हैं। 1992 मुझे याद है, जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो नए कलाकार आते हैं, जिनको कुछ तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, कोई फाइनेंशियल क्रंचेस झेलने पड़ते हैं, या कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसके लिए उन्होंने स्थापना की थी सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की, कि वहां जो पैसा शोज के माध्यम से इकट्ठा होगा, उसको उन लोगों में जो जरूरतमंद लोग होंगे, जो जरूरतमंद कलाकार होंगे, उनके लिए दिया जाएगा। मैं उस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी रहा हूं, जबकि दिलीप साहब भी उसमें ट्रस्टी थे, और उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको नजदीक से जानने का अवसर मिला। लेकिन उन्होंने कभी भी उस सामाजिक कार्य का श्रेय नहीं लिया, कभी क्रेडिट नहीं लिया कि भाई ये मैंने शुरुआत की और इस तरह का काम जो है वो काम शुरू कर देते थे बिफोर टाइम, और उसका अंत जो है बाकी लोगों पे छोड़ देते थे। और जिस संयम और सहनशीलता के साथ वो फैसले लेते थे मीटिंग में बैठ के, वो अद्भुत था। मुझे याद है उनकी कई लाइनें, वो कहते थे कि गुड वर्कर एट एनी कॉस्ट इज चीपर। हम जब अच्छे किसी को कार्य देते हैं तो वो किसी भी कीमत पे हो, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से दिलीप साहब के साथ काम करने का अवसर मिला। कॉलेज और स्कूल में सोचा करते थे कि ये महान हस्तियां हैं, पता नहीं कभी देखने को भी मिलेंगी, लेकिन वक्त ने ऐसा करवट ली कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको नजदीक से जानने का। मुझे याद है वो दिन एक बार उन्होंने ट्रस्ट में अपना रिजिग्नेशन लेटर भेज दिया कि मेरे हेल्थ इश्यूज हैं और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। हम सब के सब ट्रस्टी कुछ मिलकर उनके घर गए और उनसे निवेदन किया कि सर आप आए ना आए, लेकिन आपका जो सजेशंस होते हैं वो हमें मिलते रहेंगे तो हम इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर उस बात को बड़ी संयमता से उसको माना, और टिल डेट आज तक वो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, बहुत ऑनरेबल ट्रस्टी थे, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और समाज को भी उनसे बहुत कुछ मिला है। एक्टर होने के साथ देखिए, और गजेंद्र साहब देखिए, जिस तरीके से आपने समाज सेवा की उनकी बात कही, हमारे साथ रमेश गोयल जी मौजूद हैं, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे किस्से सुनाए हैं दिलीप साहब के, किस तरीके से वो नेक दिल इंसान थे, किस तरीके की उनकी बातें थी, ये तमाम चीजें उन्होंने सुनाई। लेकिन एक चीज जो है सर, देशभक्ति, वही किस्सा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वो किस्सा ऐसा था जब वाकई पता चला था कि किस तरीके के दिलीप साहब थे। जब नवाज शरीफ को उन्होंने फोन किया था करगिल युद्ध के दौरान, उस समय में जो चीजें हुई थी वो बाकी बहुत बेहतरीन थी। संपर्क हमारा टूट गया है। मैं रमेश गोयल जी आप ही के पास आऊंगी। संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही किस्से दिलीप कुमार के सुनते रहेंगे, किस तरीके से वो एक दरियादिल इंसान, नेकदिल इंसान थे। दोनों ही हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े, उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार जो थे, समाज सेवा और देशभक्ति वो ऐसी चीजें थी जो कभी पीछे नहीं रहते थे उनसे। सिंटा की बात हो रही थी, रमेश गोयल साहब बता रहे थे कि सिंटा में किस तरीके से उन्होंने अपना किरदार निभाया है, और बहुत ही फिल्में भी उनकी ऐसी है। नए दौर की भी हमने बात की, और नया दौर तो ऐसा था जो आजादी के बाद पृष्ठभूमि पर बनी पहली फिल्म की कहानी थी। इस फिल्म में कहानी, गाने और एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई थी। बी.आर. चोपड़ा जी इसका निर्देशन कर रहे थे, और इस फिल्म में दिलीप कुमार ने शंकर नाम के एक तांगे वाले की भूमिका अदा की थी, जो बस की वजह से तांगे वाले की जीविका खत्म होने के लिए उसके खिलाफ लड़ता था। और इसी के साथ उन्होंने वैजंती माला, अजीत और जीवन जी के साथ भी काम किया है, मुख्य किरदार उसमें निभाए हैं। चलिए, रमेश गोयल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे, समाज सेवा के बारे में आप बता रहे थे सर, जो समाज सेवा हमें बता रहे थे चौहान साहब, आपने भी देखा होगा उनके बारे में, सिंटा की ही वो भी बात कर रहे थे, एक जो संस्थान है उसका फिल्म इंडस्ट्री का, उसकी वो बात कर रहे थे। उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर भी उन्होंने तमाम निर्देशन दिया है लोगों को, और आप सभी को निर्देशन दिया, और वाकई जो चीजें उन्होंने की उनकी सराहना भी की जाती है। वो मतलब शुरुआती उन्होंने की। ये जो सिंटा का ट्रस्ट था, जो कि हम सब लोगों को मदद करता था,
कोई आदमी गरीब है, उसके बच्चे बीमार हैं या वाइफ बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, शादी ब्याह, इन सब चीजों में ये ट्रस्ट का पैसा भी जाता था। और हर तरह की जो मुश्किल आती थी फिल्म लाइन में, सब में सहयोग देता था ये ट्रस्ट। ये ट्रस्ट जो है बहुत कारगर हुआ और इसकी शुरुआत जो है दिलीप साहब ने की थी। और दिलीप साहब के हाथों से जो कारगर हुआ तो फिर लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और आज तक ये ट्रस्ट चल रहा है। तो ट्रस्ट में तो मतलब बहुत बड़ी सेवा की दिलीप साहब ने। और नो डाउट कि दिलीप साहब हर दिल में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गुल साहब, गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे किस तरीके से जब रिजाइन लेटर उन्होंने भेजा था दिलीप साहब ने, तब सभी लोग मिलकर उनके घर गए थे। ये किस्सा आप जरा पूरा करिएगा सर। नहीं, इसका क्या है कि दिलीप साहब मीटिंग में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दिलीप साहब इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं वो बात की बात थी। उनका किसी भी ट्रस्ट में, सिंटा की एसोसिएशन में उनका केवल नाम रहने से ही हम लोगों को जोश रहता था। तो एक शहंशाह, एक इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा स्टार हमारे साथ है, हमारी एसोसिएशन में, हमारे ट्रस्ट में है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता था हमारा। तो वो सेवा तो करते थे, चूंकि बहुत बिजी रहते थे, बड़े एक्टर थे वो, इसलिए उतना टाइम जो हम दे सकते थे वो नहीं दे पाते थे। लेकिन उनके टाइम देने की जरूरत नहीं थी, उनको तो गाइड करना था, डायरेक्शन देना था, वो करते रहते थे हमेशा। बहुत सेवा की। गजेंद्र चौहान साहब ने जो बोला 100% कर। क्यों, गजेंद्र चौहान जो है वो बहुत एक्टिव रहे हैं सिंटा में। वो कहना चाहिए अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने सब पद संभाले हैं पूरे सिंटा के। सिंटा में बहुत बड़ी हस्ती रही है वो गजेंद्र चौहान साहब, और बड़े सपोर्टर रहे सिंटा के एक्टर्स का, और हमेशा गजेंद्र चौहान साहब ने बहुत मदद की है। तो वो दिलीप साहब से मिलना जुलना, उनके बंगले पे जाना, ये सब काम गजेंद्र साहब करते थे। उन्होंने पूरे सिंटा को संभाला हुआ था। तो इसलिए गजेंद्र साहब जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है। न उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ सिंटा में, न उनकी कोई बात मानी गई। बोले सर आप कितना आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, आपकी हेल्थ खराब है, जो भी है, लेकिन आपको रहना पड़ेगा। तो उन्होंने सबको हमारी जो प्रार्थना थी स्वीकार क्यों रहे, वो हमेशा साथ दिया। उन्होंने चिंता की हर चीज का साथ दिया, और वो हर चीज जो है बहुत ही एक्यूरेट तरीके से करते थे। वो कभी भी जो है उसमें ऐसा नहीं लगता था ये ऐसे ही कैसे हो गया। तो दिलीप साहब जिस तरह से एक जिम्मेदार इंसान थे, उसी हिसाब से जिम्मेदारी की बात करते। बिल्कुल। गोयल साहब देखिए, एक वो किस्सा भी बताएगा जब सायरा बानो जी से शादी हुई थी दिलीप साहब की, तब अभी भी बताया जाता है कि सायरा बानो जी बहुत ही छोटी उम्र थी उनकी, मात्र 8 साल की उम्र में वो शादी करना चाहती थी दिलीप साहब से। नहीं, वो सही है। देखिए क्या है, हमारे कलाकारों में मूड, कलाकार का मतलब ये है कि वो मूडी है, सेंटिमेंटल है, वो दिमाग से काम करता है, दिमाग से काम कम करता है, दिल से काम करता है। बिल्कुल। तो दिल की जब बात होती है तो सायरा जी के दिल में बात बस गई थी और उन्होंने शादी कर ली दिलीप साहब से। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा सायरा बानो जी के बारे में कि बड़ी सौभाग्यशाली हैं सायरा बानो जी, जिन्होंने अपनी पति की सेवा लास्ट मोमेंट तक की। बिल्कुल। दिलीप साहब की सेवा उन्होंने हक अदा कर दिया। हम जब सेट, क्योंकि उनकी बंगले में शूटिंग होती थी मैडम, ये दुनिया के सितारे की, तो सायरा जी हमेशा पूछने आती थी कि दिलीप साहब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब वो दिलीप साहब को उन्होंने, जब तक दिलीप साहब रहे तब तक 1 मिनट के लिए कहीं नहीं छोड़ा। किसी फंक्शन में जा रही हैं तो सायरा बानो जी के साथ में, कहीं हॉस्पिटल जा रही हैं या किसी और काम से दिलीप साहब जा रहे हैं, तो वो हमेशा वो साथ में रहती थी। और लास्ट जिस दिन, आज भी वो साथ थी, आज भी उन्होंने। बिल्कुल। और यही वजह है गोयल साहब के इन्हें एक बेहतरीन जोड़े के रूप में जाना जाता था। उनको अपने पति का इतनी सेवा करने का मौका मिला, और मैं सैल्यूट करता हूँ सायरा बानो जी को कि उन्होंने कोई भी परेशानी हो लेकिन दिलीप साहब का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा सेवा भाव से सेवा करती रही। उनको मैं बहुत बहुत कहना चाहिए, अभी बहुत दुखी हूँ, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ दिलीप साहब को। लेकिन एक बार कहूंगा कि सायरा बानो ने अपना हक अदा कर दिया। नो डाउट ऐसी पत्नी मिलना दिलीप साहब के लिए भी सौभाग्य की बात थी, और नो डाउट उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत बिल्कुल। और यही वजह है गोयल साहब, देखिए आज भी सायरा बानो जी और दिलीप जी की जोड़ी को इस तरीके से देखा जाता है कि मतलब उनसे ऊपर किसी जोड़ी को देखा नहीं जाता। आज भी एक जो सफल शादीशुदा जिंदगी जो उन्होंने बिताई है वो वाकई बहुत बेहतरीन है।
लेकिन अभी 5 तारीख को 5 जुलाई को उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि सुधार हो रहा है दिलीप साहब की तबीयत में, और उन्होंने कहा था कि आप भी दुआओं में उन्हें याद रखिए, उनके लिए दुआएं कीजिए। पूरा देश दुआओं में लग गया था सर, लेकिन वाकई किसी को भी नहीं पता था कि आज हमें ये दिन देखना पड़ेगा। वो तो कई बार हुआ दिलीप साहब के साथ में, क्योंकि दिलीप साहब कई बार हॉस्पिटल गए और हमेशा दुनिया की, हिंदुस्तान की सबकी दुआएं उनके साथ थी, इसलिए वो हमेशा जो है अपने घर वापस आए। और वो आज जो है अपने बीच में नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है, कहना चाहिए कि आज हमने उनको खो दिया है, लेकिन वो कभी भुलाए नहीं जाएंगे, हमेशा याद रहेंगे। हर आदमी मिस करेगा। जब भी फिल्म इंडस्ट्री की बात आएगी, बिना दिलीप कुमार साहब का नाम लिए कोई भी बात पूरी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा नाम था वो, इसलिए हर आदमी उनको मिस कर रहा है और रो रहा है दिल से कि भाई ये सब क्या हो गया, हमको इतना बड़ा। गोयल साहब, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत बार काम किया है दिलीप साहब के साथ, आखिर क्या उनमें वो बातें थी जो आज के जो कलाकार हैं उनको उनसे सीखनी चाहिए? नहीं, सीखते हैं वो मैडम। उन्होंने आज के जितने भी बड़े कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं इंडस्ट्री में, जो भी लोग हैं, दिलीप साहब से ही सीख के वो यहाँ तक आए। बिल्कुल बिल्कुल, दिलीप साहब की एक्टिंग, दिलीप साहब का बिहेवियर, दिलीप साहब का चाल चलन, फैमिली प्रति उनका जो लगाव, इस सब से हमारे आने वाले कलाकारों को और अभी के कलाकारों, जो प्रेजेंट कलाकार हैं, सब उनसे फॉलो करते आए हैं। उनकी एक्टिंग को फॉलो किया है कई कलाकारों ने, और आज वो बहुत बड़े एक्टर हैं वो। तो ये दिलीप साहब तो इंस्टीट्यूट थे मैडम। बिल्कुल दिलीप बिल्कुल साहब इंस्टीट्यूट थे, एक्टिंग के इंस्टीट्यूट थे। वो एक कॉलेज या स्कूल जो भी आप कहें, वो आदमी उनको देख देख के फिल्मों में सीखता था एक्टिंग। दिलीप साहब कितना आइडियल दिलीप साहब थे और रोल मॉडल वो आज के अभिनेताओं के लिए भी हैं और तमाम देश के लिए भी। किस तरीके से समाज सेवा की जाए, किस तरीके से देशभक्ति की जाए, हर चीज में वो वाकई सभी के लिए रोल मॉडल रहे हैं। हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही बेहतरीन किस्से सुनाए आपने दिलीप साहब के बारे में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दिलीप जी की यादों में अब सभी, जिस तरीके से उनकी याद अब पूरे देश को सता रही है, वाकई पूरे देश की यादों में दिलीप जी हमेशा जिंदा रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।